नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया। बहन के पैरों के आसपास पीले रेड़ के पौधे की तरह उगा था जो मेरा बचपन, उसे दारोगा का भैंसा चर गया। आदमियत को जीवित रखने के लिए अगर एक दारोगा को गोली मारने का अधिकार है तो मुझे क्यों नहीं। जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस ज़मीन पर मैं चलता हूँ, जिस ज़मीन को मैं जोतता हूँ, जिस ज़मीन में बीज बोता हूँ और जिस ज़मीन से अन्न निकाल कर मैं गोदामों तक ढोता हूँ, उस ज़मीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दो गले ज़मींदारों को जो पूरे देश को सूदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं। यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है। यह आलोक धनवा जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता की चंद पंक्तियां हैं। आलोक धनवा ने जो कहा है इस कविता में, उसको आप आज नेपाल में जो कुछ चल रहा है उससे जोड़ के समझिएगा। नेपाल में हालात सरकार के हाथों से निकल गए। भ्रष्ट राजनीति बनाम नई पीढ़ी की बगावत इस देश में, इस राष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, वहाँ की सड़कों पर धधकती आग, संसद और सरकारी इमारतों पर हमले और नेताओं पर हो रहे हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नई पीढ़ी जो जनरेशन नेक्स्ट है, वह पुरानी राजनीति से पूरी तरह टूट चुकी है, ऊब चुकी है। उन्हें इस राजनीति से और इन पुराने राजनेताओं से एक तरह से आप कहते हैं घृणा हो चुकी है। इस पूरे प्रसंग की शुरुआत जो नेपाल में इन दिनों हो रहा है, सितंबर 2025 में तब हुई जब सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। सरकार के द्वारा यह कहा गया कि इन कंपनियों ने सरकार के नए कानून के तहत रजिस्ट्रेशन और स्थानीय अधिकारी, जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा गया था कि एक ऑफिसर आप नियुक्त कीजिए, वो शर्त पूरी नहीं की है। ये ऑफिसर इसलिए नियुक्त करना था कि यदि सरकार को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई नाराज़गी है या कोई चीज़ वो हटाना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति होना चाहिए जिससे वो बात कर सके। इन 26 के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार की ये बात नहीं मानी थी। लेकिन नेपाल की जनता ने इन प्लेटफॉर्म्स पर बैन को अपनी आवाज़ दबाने की चाल समझा। खासकर वहाँ के यूथ ने, जिन्होंने जेन जेड नाम से एक फेसबुक पेज बनाया और एक नेपो किट हैशटैग के जरिए नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम भरी जिंदगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ परचम खोल दिया। यह गुस्सा सिर्फ इंटरनेट की आज़ादी तक सीमित नहीं था, बल्कि बेरोजगारी, आर्थिक संकट, दशकों से चले आ रहे बेरोजगार और वंशवाद और व्यापक तौर पर वहाँ पनपे भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अब जनता को, यूथ को लगा कि ये सोशल मीडिया पर बैन तो हमारे खिलाफ है और नतीजा आपको पता है कि वहाँ हालात काबू से बाहर हो चले हैं। नेपाल के इतिहास में जनता की बगावत हमेशा महत्वपूर्ण रही है। 1951 में पहली बार वहाँ क्रांति हुई थी और वहाँ का जो राजवंश उस समय था, राणा वहाँ के शासक हुआ करते थे, राणा परिवार, उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया था और तब पहली बार नेपाल में डेमोक्रेसी की राह खुली थी। 1990 में जनता ने पंचायती तंत्र और राजशाही की निरंकुशता के खिलाफ फिर से मैदान में हंगामा काटा और बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी कराई। असल मोड़ जो नेपाल की राजनीति में आया, जो राजवंश के खिलाफ था, वो 2006 में था। एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन वहाँ छिड़ा कि राजशाही के खिलाफ माओवादी विद्रोहियों और राजनीतिक दलों ने गठबंधन बनाया और आम जनता के साथ सड़कों पर उतरी। इस आंदोलन ने वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से बेदखल कर दिया और 2008 में नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। लेकिन राजशाही के अंत के बाद भी जो उम्मीदें थीं वे पूरी नहीं हुई। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनीतिक अस्थिरता नेपाल में लगातार बनी रहती है। नेपाल की राजनीति में खुद को गरीबों और मजदूरों का मसीहा बताने वाले माओवादी नेता पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड कहकर भी पुकारा जाता है, वो वहाँ के कई बार प्रधानमंत्री रहे और वो समय समय पर 2008 के बाद सवाल उठाते रहे हैं कि राजशाही का
विरोध होना चाहिए, राजशाही जनता के दमन का काम करती है। लेकिन जब वे सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उनसे उम्मीद थी कि वे समाजवाद और जन आंदोलन की उस राह पर टिके रहेंगे जिसने नेपाल में राजशाही को ख़त्म करने की बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन कुछ ही सालों में प्रचंड पूरी तरह बदल गए, विलासी जीवन जीने लगे। ठीक वैसे ही जैसे बोल्शेविक क्रांति के बाद 1919 में जब लाल क्रांति रूस में हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, उसके बाद वहाँ के कम्युनिस्ट नेता बदले थे, पूरी तरह विलासिता में आ गए थे। ठीक ऐसे ही प्रचंड में बदलाव देखने को मिला। इंटरनेशनल मीडिया ने, खासकर ब्रिटेन का एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है द टेलीग्राफ, उसने 2012 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था नेपाली माओइस्ट लीडर एडॉप्ट्स मिलोनियर्स लाइफस्टाइल, यानी कि नेपाल के माओवादी जो नेता हैं उन्होंने खरबपतियों का जीवन जीना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में तब खुलासा हुआ था कि प्रचंड ने काठमांडू के प्रतिष्ठित एक इलाके में 15 कमरों का एक शानदार बंगला किराए पर लिया है। यह इलाका उन बड़े व्यापारियों और राजघराने के लोगों का गढ़ माना जाता है जिनके खिलाफ कभी प्रचंड आंदोलन चला रहे थे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि यह घर विलासिता का प्रतीक है और प्रचंड की जीवन शैली धीरे धीरे पूंजीवादी नेताओं जैसी हो गई है। आलोचकों ने तब यहाँ तक कहा था कि जो नेता जनता के नाम पर हथियार उठाता था, अब उसी वर्ग के बीच जाकर बस गया है जिससे लड़ाई करने का दावा और वादा उसने जनता से किया था। इस रिपोर्ट में दोस्तों विस्तार से यह भी बताया गया था कि प्रचंड और उनका परिवार किस तरह महंगे सामानों पर खर्च कर रहा है। मुझे याद है एक तस्वीर छपी थी, शायद आपको इस वीडियो में वो तस्वीर दिखाई भी जाए, कि प्रचंड की कलाई पर महंगी घड़ी थी, रोलेक्स घड़ी और कई अन्य घड़ी जो लाखों में आती हैं, उनको प्रचंड पहनने लगे थे। उनके बेटे द्वारा हर 2 सप्ताह में एक नया मोबाइल खरीदा जाता था। उनकी पत्नी बार बार महंगी साड़ी खरीदने लगी थी। विस्की के बड़े जो हाई रेटेड विस्की हैं और अन्य शराब हैं उनका इस्तेमाल प्रचंड करने लगे। यह सब उस छवि से बिल्कुल उलट था जो उन्होंने जनता के बीच बनाई थी, यानी गरीबों के लिए क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने वाले नेता की छवि और हकीकत में बड़ा फासला आ गया। इसी वजह से टेलीग्राफ ने और अन्य मीडिया ने तब यह कहा था कि नेपाल के कम्युनिस्ट नेता भी पूंजीवाद की गिरफ्त से बच नहीं पा रहे हैं। उनका आचरण और उनका जीवन स्तर उन्हीं बुर्जुआ तबकों जैसा हो गया है जिसके खिलाफ वे लंबे समय तक संघर्ष करते रहे थे। इस रिपोर्ट का असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि नेपाल की जनता के बीच में भी स्पष्ट दिखा था। उस दौरान में वहाँ नेपाल के युवा कहने लगे थे, वहाँ की जनता कहने लगी थी कि जब प्रचंड जैसे नेता जो खुद को क्रांतिकारी और गरीबों का साथी बताते हैं पूंजीवादी जीवन शैली में डूब सकते हैं, तो बाकी नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। यही कारण है कि आज जब नई पीढ़ी जनरेशन जेड आंदोलन लेकर सड़कों पर है तो उसके गुस्से का एक बड़ा हिस्सा पुराने कम्युनिस्ट नेता भी हैं, क्योंकि जनता को लगता है कि चाहे राजशाही हो या माओवादी हो या कांग्रेस के, नेपाली कांग्रेस के नेता हों, ये सब अंततः सत्ता और पैसे की राजनीति ही कर रहे हैं। नई पीढ़ी का गुस्सा, नेपाल की नई पीढ़ी का गुस्सा इन्हीं अधूरी उम्मीदों से उपजा है। उनका कहना है कि जो नेता 1990 और 2006 के आंदोलनों में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे वही आज भ्रष्टाचार और सत्ता की मलाई काटने में लगे हैं। यही कारण है जब काठमांडू में प्रदर्शन भड़के तो भीड़ ने न सिर्फ संसद और राष्ट्रपति भवन पर हमला किया बल्कि पुराने नेताओं को भी सीधे टारगेट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से 3 या 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउपा, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के भाई अर्जुन देउपा को भीड़ ने घेर कर पीटा, उनका घर आग के हवाले कर दिया है। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, घूसे मारे गए हैं, लातें मारी गई हैं। विदेश मंत्री अर्जुन राणा के चेहरे पर युवाओं ने मुक्के मारे और वे खून से लथपथ कैमरों में कैद हुए हैं। ये सारे दृश्य क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि युवाओं का गुस्सा व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच चुका है और वे नेताओं को उनकी राजनीति का नहीं बल्कि उनकी बेईमानी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बदला ले रहे हैं। हालात नेपाल में इतने बेकाबू हैं कि सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लागू है, लेकिन जन सैलाब रुक नहीं रहा है। 9 सितंबर को वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री ने और कई मंत्रियों ने भी कुर्सी छोड़ दी है और सरकार को मजबूरी में सोशल मीडिया से बैन वापस लेना पड़ा है। हालांकि जन आंदोलनकारी साफ कह रहे थे कि यह उनकी जीत नहीं बल्कि यह एक शुरुआत है जो सिर्फ इंटरनेट की बहाली नहीं चाहती है,
वो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, राजनीतिक सुधार चाहती है और वो चाहती है कि उसको नौकरियां मिलें। इस आंदोलन के बीच एक नया चेहरा भी उभरा है, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन कहते हैं। ये बालेंद्र शाह जो हैं वे इंजीनियर हैं, बैटल रैपर रहे हैं, गीत गाते हैं और 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीत के काठमांडू के मेयर बने। उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी और साफ सुथरी राजनीति की रही है। यही कारण है कि नई पीढ़ी उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मानने लगी है। आंदोलन के दौरान जो ये आयोजक थे इस आंदोलन के, उन्होंने उन्हें मंच पर नहीं बुलाया क्योंकि एज लिमिट तय कर दी गई थी कि इस उम्र तक के युवा ही इस आंदोलन का हिस्सा होंगे। लेकिन मेयर ने फेसबुक पर युवाओं का समर्थन जताया है और उन्होंने कहा है कि इस आवाज़ को अब दबाया नहीं जा सकता है। इन मेयर साहब की लोकप्रियता इतनी है कि टाइम मैगजीन ने 2023 में उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था और आज वे इस विद्रोह में युवाओं की उम्मीद का चेहरा बन चुके हैं। नेपाल की राजधानी में दरअसल जो कुछ हो रहा है वो केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक निरंतरता का हिस्सा है। जिस तरह जनता ने राणा शासन और फिर राजशाही को हटाया था, उसी तरह अब नई पीढ़ी पुराने भ्रष्ट राजनीतिक ढांचे को हटाना चाहती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज़ और विचारधाराओं के नाम पर हुए थे। आज का आंदोलन सोशल मीडिया की ताकत और बेरोजगारी के दर्द से उपजा है। सवाल यह है कि क्या यह विद्रोह नेपाल को नया रास्ता देगा? क्या बालेन शाह जैसे नए चेहरे सत्ता की कमान संभाल पाएंगे या फिर यह आंदोलन वही पुरानी राजनीतिक चालों में फंस जाएगा? हाल फिलहाल इतना तय है कि नेपाल की नई पीढ़ी अब खामोश नहीं रहेगी। उसने राजशाही को गिरते देखा है और अब वो उन नेताओं को गिरते देखना चाहती है जिन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ अपने परिवारों और दलों की संपत्ति बना लिया है। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न और भी उभरता है। 2011 का अन्ना आंदोलन आपको याद होगा। अन्ना आंदोलन की उत्पत्ति या परिणति हुई थी, लोकपाल बना या नहीं बना या किस रूप में बना ये अलग बात है, लेकिन एक नया संगठन अस्तित्व में आया था, एक राजनीतिक दल बना था और अरविंद केजरीवाल जो उस दल के नेता थे, उनसे भी लोगों ने भारी अपेक्षाएं की। लगा कि ये नए प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं और आप याद रखिएगा ये सब सोशल मीडिया की उपज थे। अरविंद केजरीवाल या उनकी जो पार्टी है उसने दिल्ली में लगातार 10 साल शासन किया, पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन क्या वास्तव में जिस प्रकार की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चलाई या जो भगवंत मान इस समय पंजाब में चला रहे हैं वो कोई बदलाव की तरफ इशारा कर रही है? ऐसा नहीं लगता कि वो भी उसी पुरानी राजनीति में, उसकी गंदगी में उलझ के, उसके दलदल में फंस के उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे हो चुके हैं जिनके खिलाफ 2011 में अन्ना ने अपना आंदोलन शुरू किया था। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल अब एक अच्छी राजनीति की ओर कदम बढ़ाएगा और नेपाल में जो कुछ हुआ है उससे भारत की सत्ता भी सबक लेगी और ये समझ उसमें पैदा होगी कि यदि अति हो गई, जो जनता सड़कों में उतरेगी और जो दंगा फसाद नेपाल में हुआ, 19 या 20 युवा मारे गए आर्मी की या वहाँ की पुलिस की गोलियों से, ऐसा ही कभी भारत में भी हो सकता है यदि स्थितियाँ ऐसी बनी। इसलिए आज ज़रूरत है एक समावेशी समाज बनाने की, भ्रष्टाचार से भारत को भी दूर करने की, ताकि लोकतंत्र यहाँ मजबूती के साथ टिका रहे, बना रहे।